वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि महाद्वीपों के विस्थापन के लिए कौन सी शक्तियाँ प्रबल थी या कौन सी शक्तियाँ इनके लिए उत्तरदायी थी। जैसा कि वैगनर ने बताया था कि जो भी महाद्वीप हैं और साथ ही साथ महासागरों का भी इसमें उदय हुआ था, तो महाद्वीपों की स्थिति को जानने से पहले हमने पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में हमने उनके महाद्वीपों की विशेषताओं या वो ग्लोब की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें विस्थापन पैदा करने वाली शक्तियाँ। इसमें सबसे पहले आता है, जैसे कि हमने अपने डायग्राम में दिखाया है, गुरुत्वाकर्षण बल या पलवनशीलता का बल। वैगनर की मान्यता थी कि महाद्वीप कम घनत्व वाले सियाल के बने हुए हैं। जैसे कि एडवर्ड स्विस ने भी अपने सिद्धांत में सियाल, सीमा और नेफे की बात करी थी, जिसके अनुसार जो सियाल है वो कम घनत्व का है और सीमा जो है वो अधिक घनत्व का है। तो कम घनत्व वाला सियाल अर्थात महाद्वीप और अपने से अधिक घनत्व वाले सीमा अर्थात सागरों के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं। इनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण तथा प्लवनशीलता के बल अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके अधीन भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होते हैं। यह विस्थापन तैरते हुए स्थल भाग के गुरुत्व केंद्र तथा उनके प्लवनशीलता केंद्र के संबंधों पर आधारित है। प्राय यह दोनों बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, परंतु पृथ्वी संपूर्ण गोलाकार ना होकर अंडाकार है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, जियोडिक इन शेप है। इसी कारण से यह बल प्रत्यक्ष रूप में विपरीत दिशा में नहीं होते। यदि प्लवनशीलता बिंदु या जिसको हम साथ ही साथ गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होता है, तो भूमध्य रेखा की ओर ये गतिशील होते हैं। हम इसको बहुत शॉर्ट में बताना चाहेंगे, क्योंकि फिजिक्स के नियम अनुसार हमें केवल दो ही चीज़ें देखनी इसमें कि उत्तर की दिशा में किस तरीके से इनका विस्थापन हुआ और पश्चिम दिशा में कैसे हुआ। पश्चिमी दिशा की अगर हम बात करते हैं, तो पश्चिमी दिशा के में इनका जो बल लगा वो लगा ज्वारीय बल। वैगनर के अनुसार महाद्वीपों के विस्थापन के लिए दूसरा कारण ज्वारीय बल था। सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर ज्वारीय बल उत्पन्न हो जाता है। वैगनर की मान्यता थी, वो मानते थे कि चंद्रमा की घूर्णन गति तीव्र रही होगी, उस समय यह बल भी अधिक तीव्र रहा होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है, हम लोग जानते हैं। ज्वारीय शक्ति पृथ्वी के घूर्णन को रोकने का काम करती है। इसके कारण क्या होता है कि महाद्वीपीय भाग घूर्णन में पृथ्वी का साथ नहीं दे पाते और पीछे की तरफ रह जाते हैं, अर्थात स्थलखंड पीछे की तरफ रह जाता है और यही स्थल भाग पश्चिम की ओर विस्थापित होने लगते हैं। अच्छा, विस्थापन के स्वरूप की हम बात करें तो वैगनर के अनुसार उपयुक्त शक्तियों के प्रभाव से पैंजिया, जैसे कि जिसको कि उन्होंने स्थली स्थल कहा था, कि कुछ भाग पश्चिमी दिशा में खिसकने लगे हैं, जबकि कुछ अन्य भाग इसके भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होने लगते हैं। ज्वारीय शक्ति के अधीन उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका पश्चिम में खिसकने लगे और गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता बल के संयुक्त प्रभाव के कारण बहुत से भूभाग भूमध्य रेखा की ओर भी खिसकने लगे। यह प्रक्रिया आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व, जब बात करेंगे हम कार्बोनिफेरस युग की, तब से इसको प्रारंभ माना गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये विस्थापन की प्रक्रिया को कितना टाइम लगा, 30 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद पैंजिया, जिसको कि वैगनर ने स्थली स्थल कहा था, में टूटन शुरू हो गई। उत्तर में स्थित लॉरेशिया, दो भाग बने इसके। उत्तर में जो भाग रहा उसको लॉरेशिया कहा गया और दक्षिण में जो भाग रहा उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। यह एक दूसरे के निकट आ गए और तैथिस सागर का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगा। प्रायद्वीपीय भारत में ने भी उत्तर की ओर खिसकना शुरू कर दिया और लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व, जिसको कि हमने इयोसीन युग कहा, के उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम दिशा में ये खिसकने लगे। तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका कब खिसके, करीबन आज से 15 करोड़ वर्ष पूर्व, जिसको कि इयोसीन काल कहा गया था। और इसी के साथ साथ महासागरों का भी विस्तार होने लगा। महासागर लगभग, आप सोचिए कि वो करीबन 1000 किलोमीटर चौड़े हो गए। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने से हिंद महासागर का भी विस्तार बढ़ा।
इस समय प्रायद्वीपीय भारत के खिसकने से एशिया के दक्षिणी तट से केवल 3200 किलोमीटर ही दूर रह गया और लगभग 13 करोड़ वर्ष पूर्व प्रायद्वीपीय भारत 46 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो स्थित था, उसका विस्थापन के कारण लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पहुंच गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं करीबन आज से 5-6 करोड़ वर्ष पूर्व। हमने बात करी 30 करोड़ वर्ष पूर्व की, हमने बात करी 15 करोड़ वर्ष पूर्व की, अब हमने बात करी 13 करोड़ वर्ष पूर्व की। अब बात चलती है 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व, जिसको कि हमने प्लीस्टोसीन युग कहा। इस प्लीस्टोसीन युग में महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति से लगभग मिलता जुलता रूप धारण कर लिया था, जिस रूप को हम इस समय भी अपने इस रूप में देख पा रहे हैं। अब बात चलती है अंध महासागर का आकार बड़ा हुआ और ग्रीनलैंड यूरोप से अलग होकर प्रशांत महासागर का आकार छूने लगा। तो ग्रीनलैंड जब यूरोप से अलग हुआ तो प्रशांत महासागर का आकार भी क्या हो गया, छोटा होता गया। ये मैंने जो उक्त डायग्राम बताया था, जिसमें वैगनर ने महाद्वीपों के विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। जैसे कि 30 करोड़ वर्ष पूर्व ऊपर वाले डायग्राम को हम देखेंगे तो वो था अंतिम कार्बोनिफेरस युग। नीचे वाले डायग्राम को देखेंगे, बीच वाले को, जिसको 15 करोड़ वर्ष पूर्व की बात कही थी, इसको इयोसीन युग कहा। और अंतिम को नीचे की तरफ और देखते हैं तो इसको हमने क्या बोल दिया, प्लीस्टोसीन युग, जो कि करीबन 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व था। वैगनर ने अफ्रीका को सबसे स्थिर स्थलीय भाग माना और यह बताया कि सारा विस्थापन अफ्रीका के संदर्भ में हुआ है और इसी समय दक्षिण ध्रुव अमेरिका के नटाल के निकट था। वैगनर की मान्यता है कि भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों की स्थिति में भी पर्याप्त अंतर हुआ है। ध्रुवों की स्थिति में के परिवर्तन की प्रक्रिया को वैगनर ने वंडरिंग ऑफ पोल्स की संज्ञा दी। इसमें अनेक युग आए, जैसे सिल्यूरियन युग में आया और टर्शियरी युग आया। टर्शियरी युग में वर्तमान अल्पाइन पर्वत क्षेत्रों से होकर गुजरती थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि महाद्वीपों के विस्थापन में धीरे धीरे 30 करोड़ वर्ष पूर्व से लेके आज तक की स्थिति हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इसी समय महाद्वीपों के निर्माण के साथ साथ आपके पर्वतों का भी निर्माण हुआ। पर्वतों का जो निर्माण हुआ उसमें कार्बोनिफेरस युग में तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव के निकट आया और अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ था। इससे पहले कार्बोनिफेरस युग से पहले ये किससे जुड़ा हुआ था, अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ। महाद्वीपीय विस्थापन के परिणाम स्वरूप यह उत्तर की ओर विस्थापित हुआ और अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया। इसी काल में पर्वतों का भी निर्माण हुआ। वैगनर ने अपने विस्थापन के सिद्धांत को मूरदार पर्वतों की उत्पत्ति में भी कारगर सिद्ध करा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, उसी विस्थापन के दौरान मूरदार पर्वतों की उत्पत्ति भी हुई और इसको उन्होंने बहुत अपने सरल तरीके से सुलझाने का प्रयास भी किया था। वैगनर के अनुसार जब उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहे थे, तब इन महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मोड़ पड़ गए और रॉकी तथा एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार उत्तर से यूरेशिया तथा दक्षिण से अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर विस्थापित होने से तैतीस सागर की भू अभिनति में भी मोड़ पड़ गए, जिससे हिमालय तथा आल्प्स जैसे मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, फोल्ड्स से द्वारा हुआ, मतलब भूसन्नति में मोड़ पड़ने से इनका निर्माण हुआ था। और इस तरीके से वैगनर ने महासागरों की उत्पत्ति बताई, महाद्वीपों की उत्पत्ति